नमस्कार पीएस क्लास ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ते हैं ब्रिटिश संविधान में हमने पढ़ा सम्राट और सम्राट के शक्तियां और ब्रिटिश संविधान का विकास और धीरे धीरे मंत्रिमंडल संसदीय प्रणाली की विकास हुआ। तो संसदीय प्रणाली के अंदर जब पढ़ते हैं तो ये शब्द आपसे उसमें जुड़ा रहता है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में भेद। तो सबसे पहले हम मंत्रिमंडल की शक्ति पर बात करें या चर्चा करें उससे पहले हमें देखना होगा कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है या क्या भेद है। और मंत्रिमंडल परिषद जो प्रीवियस काउंसिल थे धीरे धीरे उसी से विकास होकर उदय होकर एक मंत्री परिषद का रूप लिया और फिर मंत्रिमंडल उसमें कार्य कर रहा है। तो इस पे अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, जिसके अंतर्गत प्रोफेसर आर क्या कहते हैं मंत्री परिषद के बारे में कि और कहते हैं कि मंत्री परिषद एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत बहुत बड़ी संस्था है जिसके अंदर राजनीतिक की जो राजनीतिक कार्यपालय की समस्त शक्तियां और संसद के समस्त सदस्य और लोक सदन के सभी समस्त सदस्यों के विभाग पूर्ण रूप में आते हैं और वो सदन के प्रति उत्तरदायी रहते हैं और सदन के प्रति तब तक वो उत्तरदायी रह सकते हैं जब तक सदन या संसद के अंदर उसका बहुमत प्राप्त है। तो ये पूर्ण रूप से जो है विभाग सभी इसके अंदर आते हैं, तो ये मंत्री परिषद के रूप में लेते हैं। उसी रूप में एमजे लोर मंत्रिमंडल के बारे में कहते हैं कि मंत्रिमंडल जो है ये मंत्री परिषद का हृदय है। क्या है? हृदय है। ये इसका हृदय है। जिस प्रकार शरीर है और शरीर के अंदर जो ये चीजें आती है, इसको शरीर समझ लीजिए, इसको आत्मा समझ लीजिए। तो महत्वपूर्ण क्या होगा? महत्वपूर्ण तो आत्मा होगी। तो इसके अंदर विभाग के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, महत्वपूर्ण जो विभाग होते हैं, उसके अधिकारी होते हैं या मंत्री होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। यानी ये आत्मा है, ये मंत्री परिषद जो है शरीर है, यानी शरीर और इसका ये हृदय है। हृदय नहीं हो तो शरीर का भी कोई महत्व नहीं रहता है। तो इस प्रकार ये अपन अंतर समझ सकते हैं एक आत्मा और एक शरीर के रूप में। पहले भी मैंने बताया था संविधान और संविधानवाद कि किस प्रकार संविधानवाद और संविधान क्या है। संविधान जो है शरीर है और संविधानवाद क्या है? आत्मा। तो ये लोग कहते हैं कि समस्त महत्वपूर्ण विभाग और महत्वपूर्ण अधिकारी इस मंत्रिमंडल के कैबिनेट के रूप में कार्य करते हैं। कैबिनेट का नाम रहते हैं आजकल जो मंत्री 11 मंत्री या 12 मंत्री फिर राज्य मंत्री धीरे अलग, ये सारे जो मंत्री अलग अलग विभागों के अध्यक्ष और बनाए जाते हैं राज्य मंत्री। ये सारे जो महत्वपूर्ण जो विभाग है वो महत्वपूर्ण विभाग जो किसमें आते हैं? अपने तो मंत्रिमंडल में आते हैं। फिर भी अपन शाब्दिक रूप से इनका अंतर समझेंगे कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या भेद है या क्या अंतर है। सबसे पहले अपन देखते हैं आकाश संधि। तो आकाश संधि देखेंगे कि मंत्रिमंडल जब मंत्री परिषद जब शरीर का रूप लेते हैं तो शरीर के अंदर तो कई कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारी हड्डियां हैं। तो इसका मतलब इसका आकार क्या है? बड़ा है। मंत्री परिषद लगभग आप ये समझ लो 70 से 90 लोग इसके बीच में आ जाते हैं। तो इसका आकार तो बड़ा है, शरीर का आकार हमेशा बड़ा रहता है। और बड़े शरीर का काम हो या ना हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन इस शरीर का यानी मंत्री परिषद जो शरीर है इसकी जो संख्या है, कोशिकाओं की संख्या हो चाहे हड्डियों की संख्या हो या उसके इंद्रियों, तो मंत्री परिषद जो आकार समझे इसका आकार बहुत बृहत है, बड़ा है। उसके अंदर बहुत सारे सदस्य, बहुत सारे जो है राजनीतिक जो अलग अलग नियुक्तियां की जाती है वो इसके अंदर मंत्री परिषद के अंदर आते हैं। और मंत्रिमंडल जो है इसका सदस्य कितना होगा? ज्यादा 50 ले लो या 30 ले लो। तो अलग अलग विभाग है, जैसे महत्वपूर्ण विभाग है, जैसे 11 महत्वपूर्ण विभाग है, इसमें संस्था मंत्री 11 महत्वपूर्ण कैबिनेट जो होता है, तो वो कैबिनेट के रूप में महत्वपूर्ण विभाग बांटे जाते हैं और उसके आधार पर है ये मंत्रिमंडल कार्य करता है संयुक्त रूप से। जो अलग अलग विभागों के बांटे जाते हैं वो संयुक्त रूप से उसमें कार्य करते हैं। तो लगभग अपन बात करते हैं कि 11 से या लगभग 22 कर लो, तो इसके बीच में जो है मंत्रिमंडल में सदस्य रहते हैं और सदस्य उसके विभागों के आधार पर वो कार्य करते हैं। अगला जो आता है पद शक्ति। यहाँ देखो जब संसद बनती है या चुनाव
सारी हो जाती है। हर शासक सोचता है कि यार मेरे को जो जैसे ही चुनाव हो जाते हैं और बहुमत मिल जाता है तो पहले सबसे पहले बहुमत दल के नेता को अपने विश्वास प्रस्ताव या विश्वास बहुमत पेश करना होता है। उसके आधार पर राष्ट्रपति चुनाव राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, प्रधानमंत्री को। उसके बाद अब हर व्यक्ति सोचता है या शासक नेता सोचता है कि मुझे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, मंत्रिमंडल के अंदर मुझे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, राज्य मंत्री मिलेगा या कैबिनेट मंत्री में जाऊंगा। तो अलग अलग महत्वपूर्ण पद होते हैं, अलग अलग पदों पे अलग अलग विभागों पे जो है मंत्रियों को नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें तो बहुत सारे मंत्री अलग अलग जो किसी को राजी करना है उसके आधार पर बनाया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण जो पद होते हैं वो होते हैं मंत्रिमंडल के। आपको हर व्यक्ति को जब बीए में आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर में वो सारी चीजें, भारतीय संविधान आपने पढ़ा होगा, भारतीय संविधान की जो राज्य व्यवस्था आपने पढ़ी है, उस राज्य व्यवस्था में ये सारी चीजें जो ब्रिटिश का है वही भारत में लागू किया गया है। तो इसलिए आपको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और जैसे वो वेतन संधि है, आजकल झगड़ा जो चलता है पद को लेकर चलता है कि किस प्रकार कौन सा विभाग मिलेगा, इस विभाग आर विभाग से मंत्रालय मिल जाए, विदेश मंत्रालय मिल जाए, या चलो वो भी नहीं मिला तो स्वतंत्र राज्य मंत्री या प्रभारी बनाया जाए। तो इस प्रकार के जो विभाग बांटते हैं तो महत्वपूर्ण जो विभाग होते हैं वो होते हैं मंत्रिमंडल। कई बार जब आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री बना वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज। तो ब्रेकिंग न्यूज जब वो आदमी सोचता है फिर नेता के पास जाते हैं आपको ये मंत्रालय मिला। तो महत्वपूर्ण जो पद होते हैं, विभाग तो होते हैं जो नियुक्त की जाती है वो तो होती है मंत्रिमंडल में। उसके बाद जो बचे कुछ मंत्री परिषद बहुत सारे विभागों छोटे छोटे प्रभारी या राजनीतिक नियुक्ति कर दी जाती है। तो ये सारे किसमें आते हैं, मंत्री परिषद में आते हैं। तो ये मंत्री परिषद भी अपना महत्व रखती है और मंत्रिमंडल भी अपना महत्व रखती है। वेतन को लेकर भी जैसा पद है वैसा वेतन मिलता है। मंत्रिमंडल के जो जितने सदस्य हैं विभागों के उनको वेतन ज्यादा मिलेगा और मंत्री परिषद के जो विभाग है उनको वेतन जो है कम मिलेगा। इस प्रकार वेतन को लेकर या वेतन संबंधी भी भेद मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में पाया जाता है। अगला बिंदु लेते हैं कार्य शक्तियां। तो मंत्रिमंडल है ये तो प्रशासन शासन जो तंत्र है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं या न्यायिक शक्तियां, उनके मूल रूप से कार्य जो शक्तियां हैं वो इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। ये प्रशासन में अपना भूमिका इतना नहीं निभाती। ये प्रधानमंत्री को पूर्ण रूप से अपना सलाहकार के रूप में जो मंत्रिमंडल होती है या विभाग के संबंधित जो कार्य करते हैं। तो कार्य को लेकर भी मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में भेद दिखता है, क्योंकि और मंत्रिमंडल के जो विभाग बांटे जाते हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से विभागों के अध्यक्ष होते हैं। उस विभाग का जो स्वतंत्र प्रभारी जो बनाया स्वतंत्र उसको बनाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व तो रहता है कि वो शासन में अपनी भूमिका निभाए। इसको मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं तो बड़े विभागों को दिए जाते हैं, चाहे वित्त मंत्रालय हो, चाहे शिक्षा संधि हो, विदेश हो, और जितने भी विभाग हैं उनको जो आवंटन किए जाते हैं तो मंत्रिमंडल में भी कैबिनेट में आते हैं। अगला है कि मंत्रिमंडल की कार्य पद्धति। आप यहाँ कार्य शक्तियां लिखा यहाँ ये अलग है। तो इसका मतलब ये है कि मंत्रिमंडल बना कैसे। जब सम्राट चल रहा था, पहले अपन सम्राट पढ़ रहे हैं, अब ये बीच में कहां से टपक पड़ा। जब सम्राट बनना था तो सम्राट के बाद धीरे धीरे जब संसद प्रणाली आई, उससे पहले इसकी उत्पत्ति कैसे हुई मैंने आपको बताया था कि जॉर्ज प्रथम भारत देश का था। जॉर्ज प्रथम जो बना था तो ये जॉर्ज प्रथम के समय में जो दोनों को अंग्रेजी का पूरा ज्ञान नहीं था, नई राजनीति का इतना अनुभव था। तो इसलिए उन्होंने क्या, जब अगर मंत्रिमंडल की बैठक लेने जा रहे हैं तो निसंदेह जिसकी आप अध्यक्षता कर रहे हैं तो आपको इतना तो अनुभव होना चाहिए कि मैं जिसकी अध्यक्षता करता हूं तो ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों और वक्ता के रूप में जब काम करते हैं
तो निसंदेह इतना तो अपना अनुभव होना चाहिए कि आप बैठक का सही रूप से बैठक आयोजित कर सके और उसका संचालन या उसका जो है अध्यक्षता और उसके अपने भाषण या विचारधाराओं का भी कार्य किस प्रकार उसको अपनी मंत्रिमंडल की बैठकों का संचालन करोगे। तो इतना अनुभव इनके पास नहीं था, नहीं इसको इंग्लिश आती थी। इन्होंने क्या कहा कि मैं जो सम्राट था वो मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं जाएगा। इस प्रकार की प्रणाली उन्होंने जो विचारधारा परंपरा आरंभ कर दी कि मंत्रिमंडल में, तो इस मंत्रिमंडल में सम्राट नहीं जाएगा तो मंत्रिमंडल की बैठकों का अध्यक्षता कौन करेगा या उनकी जो है कार्य कैसे चलेगा। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या कि संसद में डाल दिया। संसद ने अपने अपने तरीके से जो है मंत्रिमंडल के रूप में इस प्रकार प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की जो है आवश्यकता हुई वो उसकी अध्यक्षता करेगा। तो ये परंपरा चल पड़ी कि संविधान में इस मंत्रिमंडल की अध्यक्षता जो है सम्राट न करके मंत्रिमंडल के जो नेता होगा या प्रधानमंत्री होगा वो करे। तो इस प्रकार इसकी कार्य पद्धति जो आरंभ हो गई कि मंत्रिमंडल होगी और प्रधानमंत्री सलाहकार देने के लिए मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री होगी, उसकी जो अध्यक्षता या उसका जो सर्वा नेता जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। इसलिए ये कार्य पद्धति का आरंभ हो गया संसद के रूप में। अब इसका अगला बिंदु है, अभी पढ़ रहे मंत्रिमंडल की शक्तियां। क्या शक्तियां, इसकी क्या शक्तियां हैं। भारतीय जो आपने मंत्रिमंडल पढ़ी, आज इस तारीख में जो पढ़ रहे हैं देख रहे हैं वही शक्तियां मंत्रिमंडल के पास है। वही चीजें जरा आपको कि सर जॉन मेरियट क्या कहते हैं कि एक ऐसा केंद्र बिंदु है, ये एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक मंत्र यंत्र घूमता है। आजकल जो अपने देश में वो एक ही व्यक्ति है जिसके वो चारों दिशाओं में है जो है घूमता है, पूरा तंत्र उसके इर्द गिर्द घूमता है। अगर नहीं घूमे तो उनका काम भी नहीं बनता। यानी पूरा जो शासन है वो किसके चल रहा, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल बंद तो सरकार बंद। मंत्रिमंडल का अगर कमजोरी है तो सिर्फ प्रशासन की कमजोरी चलेगा, तो सिर्फ जनता के हित में कार्य नहीं होगा। इसकी महत्वपूर्ण जरूरी, इसकी जो शक्तियां, इसका जो है प्रबल होना जरूरी है। मंत्रिमंडल प्रबल होगा, कैबिनेट जो मजबूत होगा तो ही शासन चलेगा। अगर ऊंट अगर गाड़ा खींचने में असमर्थ है तो गाड़ा वहीं का वहीं रहेगा। तो निर्भर तो उन पे करता है ना कि गाड़ा खींचता है कि नहीं खींचता है। तो कैबिनेट जो चलता प्रधानमंत्री के हिसाब से, तो मंत्रिमंडल जो है तो देश पूरा मंत्रिमंडल के आधार पर चल रहा है। पूरा युद्ध उसके यंत्र घूमेगा, जिस दिशा में मंत्रिमंडल कार्य कर रही है उसी दिशा में यंत्र घूमेगा। और सही हो गलत वो सारा मंत्रिमंडल पे निर्भर करता है। अगला है ग्लैडस्टोन क्या कहते हैं कि मंत्रिमंडल वो सूर्य पिंड है। जिस प्रकार सूर्य पिंड है और दूसरे अन्य जो पिंड है वो जो है सारा उसकी ओर घूमते रहते हैं। तो जिस प्रकार सूर्य का उन्होंने उदाहरण दिया है, तो सूर्य जिसके चारों अन्य पिंड जो घूमते रहते हैं, अपन देखते हैं कई बार क्या होता है कि सूर्य तो अगर अपने द्वार में घूमे और उसके आधार पर अन्य पिंड घूमेंगे, तो अगर तो पूरा मंत्रिमंडल है उसके आधार पर ही उसको एक सूर्य का रूप दिया है और उसके आधार पर अन्य कार्य चलते हैं। एंडर समिति एक बनाई हुई, उसके अंदर क्या कहते हैं कि मंत्रिमंडल समस्त शासन तंत्र का मुख्य आधार है और जिसके अंदर कार्यपालिका जो क्षेत्र है, इसके अतिरिक्त विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त। तो उसकी कार्यपालिका शक्ति, क्योंकि कार्यपालिका का वास्तविक संचालन कौन करता है, सांसद, कैबिनेट, और औपचारिक रूप से कौन है, सम्राट। तो इस प्रकार तो शक्तियां ये कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी महत्वपूर्ण शक्तियां इसको प्राप्त है। अब बढ़ेंगे बिंदुवार कि किस कौन कौन सी शक्तियां इसको प्राप्त है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और उसके अंतर्गत प्रशासनिक संबंधित जो शक्तियां हैं और प्रशासन का संचालन, कानून बनाना, और ये सारी शक्तियां किसके पास है, मंत्रिमंडल के पास।
तो मंत्रिमंडल जो है उसकी कार्य और शक्तियां अलग अलग शक्तियां प्राप्त हैं कि जिस प्रकार सम्राट के नाम पर कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है, कार्यपालिका की पूरी शक्तियां संसद के पास होती हैं। तो सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति शक्तियां, तो कार्यपालिका जो वास्तविक प्रधान कौन होता है, कार्यपालिका वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं, मंत्रिमंडल के पास, मंत्रिमंडल के पास होती है। तो मंत्रिमंडल है वो कार्यपालिका संसद के रूप में, संसद में सारी शक्तियां मंत्रिमंडल के पास होती है, कार्य समिति पूरे कानून बनाना है उस प्रकार की। तो उसके अंतर्गत पहला बिंदु है कि राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना, राष्ट्रीय शासन लागू शासन के हित में शासन कानून बनाना और राष्ट्रीय हित में उसको निर्धारण करना पूरा मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करते हैं। और राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण होता है, जिस प्रकार कार्य संचालन करता है अलग अलग विभागों को जो अलग अलग विभागों को नियुक्त किया जाता है अध्यक्ष तथा उनकी हर उत्तरदायित्व रहता है विभाग के प्रति, और उस समस्त कार्यों का नियंत्रण जो है प्रशासनिक पूरे कार्य का नियंत्रण किसके पास होता है, मंत्रिमंडल के पास। तो कार्य पालिका की जो शक्तियां मंत्रिमंडल के पास होती है वो राष्ट्रीय नीति निर्धारण करने में अपनी भूमिका निभाती है और उसके नीति निर्धारण के साथ साथ उसको पूर्ण शासन पर पूर्ण नियंत्रण, पूरे किसी देश का जो सुशासन लागू करना है या देश के जनता के हित में शासन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा होता है कई बार विभाग दिए जाते हैं। तो विभाग का जो अध्यक्ष होता है या जो भी मंत्री होता है वो अपने अनुसार अगर कार्य करना शुरू हो जाए तो जनता के हित में कार्य नहीं होता है। तो पूर्ण शासन सुशासन लागू करने के लिए कार्यपालिका पूरे राष्ट्रीय नीतियों पर नियंत्रण रखता है, कौन सी नीति कहाँ लागू हो रही है या किस प्रकार कार्य हो रहा है, ये पूरा उसका जो पूरे देश में उसका नियंत्रण रहता है। ये जो आज की परिस्थिति में हो रहा है राजस्थान में, यानी समन्वय जरूरी। कई बार क्या होता है अपने आजकल जो शब्द बार बार लोग इस्तेमाल करते हैं अपने स्वाभिमान, हालांकि स्वाभिमान का जो उसका वास्तविक अर्थ है किसको पता है नहीं है, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है आज के संदर्भ में, क्योंकि स्वाभिमान क्या है और उसका आत्मबल क्या है, इसका भेद करना भी हर मनुष्य के लिए मुश्किल है। तो उन विभागों जो अलग अलग विभाग बांटे जाते हैं प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल में, तो कई बार क्या होता है अलग अलग विभागों के बीच में तो समन्वय जरूरी है, अन्यथा जो है खींचतान जो आज की तारीख में हो रहा है, सरकारें गिर रही है। तो वो जो कार्य कौन करता है, मंत्रिमंडल उस समन्वय कार्य पूर्ण रूप से उसका करता है ताकि किसी प्रकार का शासन में परेशानी नहीं हो और शासन जो है आसानी से चल जाए। विभागों के बीच में समन्वय करने का कार्य कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। अगर दूसरी शक्ति है व्यवस्था शक्ति है, यानी कानूनों को चलाने शासन चलाने के साथ साथ कार्यपालिका के साथ साथ व्यवस्थापन यानी उसके जो कानून चलाने नीति चलाने के साथ साथ कानून बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका क्षेत्र में मंत्रिमंडल की भूमिका रहती है। उसमें परामर्श या किसी प्रस्ताव को या विधेयक को पास करना है सरकारी अधिकारियों के साथ साथ मंत्रिमंडल का पूरा सहयोग रहता है, जिससे देश के हित में नए कानून का निर्माण हो सके, उसके आधार पर जो है कानून नीतियां लागू हो सके। तो वो कानून बनाने के पूरा कार्य संसद मंत्रिमंडल जो है संसद पर पूरा नियंत्रण रखती है, उसके आधार पर जो कानून बनते हैं और जनता के हित में बनते हैं। वित्तीय शक्तियां, बजट वृद्धि, अब इसमें क्योंकि संसद में पूर्ण नियंत्रण जब मंत्रिमंडल में होता है और मंत्रिमंडल संसद में जिस दल का बहुमत होता है तो निसंदेह जो बजट है और उस बजट में किस प्रकार का कार्य लागू करना है, उसमें सुधार करना है, कौन सा नीतियां कौन सी योजना के अंतर्गत ज्यादा जो बजट देना है, ये सारा जो कार्य है मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जो वित्तीय शक्तियां भी हैं वो मंत्रिमंडल के पास महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। अन्य शक्तियों में आप देख सकते हैं जिस प्रकार सम्राट औपचारिक रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं और वास्तविक रूप से जो है संसद अपनी भूमिका निभाती है, मंत्रिमंडल उसमें कार्य करता है, प्रधानमंत्री उसमें कार्य करता है। तो उपाधियों को लेकर भी तो परामर्श और उस प्रकार की उनका जो भाषण या और
सम्राट की शक्तियां, सम्राट का जो कार्य है उसकी भूमिका है, सम्राट के नाम पर वह मंत्रिमंडल करती है। इस प्रकार ये मंत्रिमंडल के जो शक्तियां, मंत्री और मंत्री परिषद में भेद ये आपने पढ़ा। और अगला जो बिंदु पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की भी भूमिका। अभी तो मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, अब केवल वहां का प्रधानमंत्री किस प्रकार काम करता है और प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद जो एक शरीर है और मंत्रिमंडल जो है उसका हृदय है, और हृदय निकाल दिया जाए तो मंत्री परिषद जो है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। उसके बाद किस प्रकार इनका आकार को लेकर और भेद रहा है, और पद को लेकर और उन्हें शक्तियों वेतन को लेकर इनकी शक्तियों में भी भेद पाया जाता है। ये संस्था जो बड़ी संस्था है और मंत्रिमंडल है ये महत्वपूर्ण, छोटे लेकिन महत्वपूर्ण संस्था है। जो एक विलियम का पेरेटो का जो सिद्धांत है आपने पढ़ा होगा, और 80 और 20 का जो रेशो चलता है विलियम पेरेटो के नाम से ही सिद्धांत जाना जाता है कि 80 का जो रेशो है ये कम है, ज्यादा है यानी अधिक है, और ये कम है लेकिन ये महत्वपूर्ण है। कम है वो महत्वपूर्ण है। तो ये जो मंत्रिमंडल है वो महत्वपूर्ण है, ये अधिक है लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, 20% जो चीजें हैं 20% का दिमाग अपन लगाते हैं, अपना इस्तेमाल करते हैं, वही महत्वपूर्ण है। 80% लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो 80% समय तो आपको ऐसे निकल चुका है, 20% जो समय है पढ़ाई का वो महत्वपूर्ण है। तो क्लास में 45 से अगर 20 मिनट अगर पढ़ाने को जो है, राधा कृष्ण ने क्या कहा, पढ़ाने के लिए 20 मिनट काफी है, उसके लिए 55 मिनट की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ाने वाला है वो 20 मिनट में पढ़ा लेगा, 55 मिनट की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब है मंत्रिमंडल है वो महत्वपूर्ण है, और इसके सबसे भी कम होता है लेकिन महत्वपूर्ण है, साथ साथ इसके अनुसार चलता है। तो ये आपकी मंत्रिमंडल की जो शक्तियां हैं और ये आपने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे अगला क्लास में कि प्रधानमंत्री जो है वो किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार उसकी उत्पत्ति किया और उनका कैसे आवश्यकता हुई, उसकी शक्तियां क्या है, उसका क्या व्यक्तित्व रहता है, उसकी कार्य पद्धति, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।